चैनल में स्वागत है। और हम लोगों ने एक नॉलेज सीरीज शुरू की है। ये नॉलेज सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं कि जो कमोडिटी है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और उनके भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं। और अगर आप खुद भी उनको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप खुद कैसे ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो नॉलेज सीरीज है हमने निर्मल बंके, कुणाल शाह जी हैं, इनके साथ शुरू की है। और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्रूड की। और 5 पॉइंट में अगर मैं क्रूड को देखता हूँ या क्रूड ऑयल को मैं ट्रैक करता हूँ तो 5 या 7 पॉइंट आप ऐसे बताइए जिनसे मुझे उसके भाव का आइडिया लग जाए। 1 पॉइंट, आइए की वेबसाइट पे जाइए, डिमांड और सप्लाई के नंबर देखिए। नंबर 2 पॉइंट, यूएस का ऑयल प्रोडक्शन क्लोजली ट्रैक कीजिए। हर मंथ डेटा आता है, उसको आप ट्रैक कीजिए कि यूएस का प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। इट इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस। तीसरा, ओपेक मीटिंग में नया प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं या प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। चौथा, आगे ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ और चाइना की हेल्थ कैसी लग रही है। चाइना इज द मेजर कंज्यूमर ऑफ ऑयल। सेकेंड, अभी जो इमर्जिंग है वो इंडिया है, तो इनकी इकोनॉमी हालत कैसी है, उससे आपको डिमांड का आइडिया आएगा। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियो पोलिटिकल इवेंट। रशिया का और नेटो का बीच में और तनाव बढ़ रहा है या वॉर जैसे सिनारियो के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे टाइम में और भी प्रीमियम बिल्ड हो जाएगा। तो ये 4-5 फैक्टर आपको वन गो में मैंने जो बताया वो देखने चाहिए। तो क्रूड का भाव हमको, हम्म। एक आम आदमी को भी जो है ट्रैक करना चाहिए क्योंकि उसके प्राइजेस का हमारे जीवन के ऊपर सीधा असर होता है। तो अगर हम देखें तो भाव जो है पहले काफी कम थे और अभी बढ़ चुके हैं। तो क्या रीजन देखते हैं, पहले भाव कम क्यों हुए थे, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। हम एक बहुत ही लंबी मंदी के दौर से गुजर रहे थे ऑयल में, और उसके बाद हमने तेजी देखी। सो इन टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑयल मूड अप, फर्स्ट हमको समझना है ऑयल के प्राइसेस घटे क्यों। ऑयल के प्राइसेस ने, WTI ने लो मारा था $65 का, 85-90 चल रहा था, और $65 का लो मारा। और $65 के लो मारने के बाद हमने एक रैली देखी है। सो जब ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे थे, दैट वाज द टाइम व्हेन सऊदी अरेबिया वाज कटिंग प्रोडक्शन, रशिया वाज कटिंग प्रोडक्शन। सो सऊदी अरेबिया और रशिया दोनों ने 1-1 मिलियन बैरल से अपना प्रोडक्शन कट किया था। उसके बावजूद भी ऑयल के प्राइसेस नीचे आए थे। सो सबसे पहले ऑयल नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए दो चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं जनरली, सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड की जो बात करते हैं वो है ओपेक, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में रशिया आ जाता है, पहले ओपेक था। सो ओपेक प्लस, और ओपेक प्लस इज अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 35-40% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई। और दूसरा, नॉन ओपेक सप्लाई, सो जो ओपेक कंट्रीज से नहीं आता है। सो ये जो ओपेक और नॉन ओपेक का जो प्रोडक्शन है, इसमें कोई भी बड़ा फ्लक्चुएशन आता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको प्राइस पे आते हुए देखने मिलता है। सो आयरोनिकली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ओपेक प्लस, रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक, जो भी ओपेक के मेजर मेंबर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्शन कट लिया और प्राइसेस फिर भी नीचे आना चालू हुए। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लास्ट अगर आप देखेंगे 7 से 8 साल में, जो नॉट इवन 7 से 8 साल, 10 से 12 साल से जो पूरा सप्लाई ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है नॉन ओपेक नेशन से। और नॉन ओपेक नेशंस में भी सबसे बड़ा जो ग्रोथ आया है वो आया है यूएस से। सो हम बात करेंगे अगर 2010 की, तो यूएस की जो ओवरऑल ऑयल सप्लाई थी, जब शेल ऑयल का रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, दैट वाज अराउंड 7 मिलियन बैरल्स पर डे। वो बढ़ के जब शेल ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और शेल ऑयल डे बाय डे यूजेज बढ़ता गया और प्रोडक्शन बढ़ता गया सब जगह से, तो वो हो गया ऊपर में कोविड के पहले 13.5 मिलियन बैरल। सो सऊदी अरेबिया का प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ा नहीं, रशिया का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, ईरान का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं घटा, इराक का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं घटा, और दूसरे जो भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो सबका प्रोडक्शन या तो फ्लैट रहा या घटा। बट ओनली यूएस से ऑयल की सप्लाई बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, और उसके कारण ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में लास्ट 10 साल में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड फाइंड किए गए हैं या बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है चाइना में, ब्राजील में, रशिया में, नहीं। जो एग्जिस्टिंग है वही, उससे ही काम चल रहा है। जब प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं तब थोड़ा बहुत सप्लाई ओपेक बढ़ाता था, पर
ये ऑयल में जो तेजी के पीछे जो मेन रीजन था वो था कि प्रोडक्शन कट पहले सऊदी अरेबिया ने किया, फिर रशिया ने किया, तो प्राइस 85 हो गए। पर यूएस का ऑयल प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ा 2022 और 2023 में। सो 11 मिलियन बैरल से यूएस का प्रोडक्शन बढ़ के 11 मिलियन वाला हो गया 12.85 मिलियन बैरल्स। सो तकरीबन 2 मिलियन बैरल, 1.8 मिलियन बैरल प्रोडक्शन यूएस से बढ़ा। और उसके साथ यूएस ने अपने जो ऑयल का रिजर्व था, जब प्राइस 85-80 डॉलर से चल रहे थे, तब 25 मिलियन बैरल एसपीआर में से ऑयल को रिलीज किया। 25 मिलियन बैरल्स वाज रिलीज फ्रॉम क्योंकि रशिया के सामने, रशिया ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने की ट्राई कर रहा था और यूएस ऑयल के प्राइसेस घटाने की ट्राई कर रहा था। एक साइड पे यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और दूसरी साइड पे यूएस की रिजर्व में से सप्लाई मार्केट में आ रही है। तो दैट वाज द रीजन कि इंस्पाइट ऑफ सऊदी अरेबिया के प्रोडक्शन कट, रशिया के प्रोडक्शन कट, ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट अनाउंस करने के बावजूद भी ऑयल के प्राइसेस नीचे आए। सो दिस वाज द मेन रीजन व्हाई ऑयल प्राइसेस हैव बेसिकली उस पे करेक्शन, उसमें मंदी का दौर, ये सब आया था। सो इतनी अभी जो यूएस के रिजर्व्स आ गए हैं, तो लास्ट मंथ ही अनाउंसमेंट आ गया है यूएस से कि अभी हम हमारे एसपीआर जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसमें से ऑयल बेचेंगे नहीं, पर जब जब प्राइस नीचे आएंगे तब हम हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में ऑयल बाय करेंगे। सो पूरा सिनारियो वहां से टर्न हो रहा है। सो दैट इज द नंबर वन रीजन, एक रीजन बना कि ऑयल के ऊपर जाने के लिए। अभी जब आप ये ऑयल की बात करेंगे तो दूसरा ऐसा क्या हो गया कि ऑयल के प्राइसेस इतने तेजी से बढ़ गए लास्ट 1.5-2 महीने में, क्या हो गया? सो बहुत सारे लोगों को अभी आइडिया भी नहीं है कि ऑयल बढ़ा बढ़ा क्यों है। सो ऑयल का मेजर बढ़ने का रीजन है कि यूएस में ये जो शेल ऑयल की जो सप्लाई है जो बढ़ रही थी, वो अभी धीरे धीरे कम होने वाली है। यूएस के जो मेजर बेसिन्स है, ऑयल बेसिन्स है, जहां से सप्लाई आती है पूरे वर्ल्ड में, नॉन ओपेक सप्लाई बढ़ी है सिर्फ यूएस से। तो ये जो ग्रोथ है वो कम होने वाली है। ये जो थियरी और ये जो स्टोरी थी तकरीबन 1 साल से मार्केट में चलती थी, बट फर्स्ट टाइम हमने देखा है ऑन द नंबर्स फ्रंट। सो यूएस का जो शेल ऑयल का सबसे बड़ा जो रिजर्व्स है वो है, प्रोडक्शन है पर्मियन बेसिन में, और ये जो पर्मियन बेसिन है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम देखा था ये पर्मियन बेसिन का जो प्रोडक्टिविटी है वो तकरीबन 8% डाउन था। और अगर हम डेटा देखेंगे अगस्त महीने में, सिर्फ पर्मियन से जो हर साल 7 लाख बैरल का प्रोडक्शन आता था फेब्रुआरी तक, लास्ट फेब्रुआरी तक, ये साल सिर्फ 3,60,000 बैरल्स का ही प्रोडक्शन आएगा पर डे का। सो हमको लग रहा है कि जैसे हम नेक्स्ट साल में आएंगे तो ये जो पर्मियन बेसिन का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो और ड्रॉप हो जाएगा, मे बी 1.5 लाख बैरल या सो। ये जो बेसिन से जो सप्लाई ग्रोथ आता था, सो यूएस का अभी ये जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो यहाँ से एक्सपोनेंशियली बढ़ने की जगह कम हो गई है और धीरे धीरे ये नंबर्स नीचे आने वाले। तो यूएस का प्रोडक्शन घट रहा है। अगर आप रिग काउंट्स देखते हो तो रिग काउंट्स पर्मियन बेसिन की दूसरी बेसिन से भी ऑयल की रिग काउंट कम हो रही है। सो ये जो ऑयल की जो पूरी तेजी मंदी चल रही थी उसका मेन रीजन ही था कि यूएस से सप्लाई बढ़ रही थी, पर अभी ये सिनारियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो आने वाले साल में हमको नहीं लग रहा है कि यूएस से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर हमको ऐसा लग रहा है यूएस से एज कंपेयर टू दिस ईयर ऑयल प्रोडक्शन विल गो डाउन। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि ऑयल मार्केट इज हेडिंग टूवर्ड्स अ बुल रन, अनदर बुल रन, और ये तेजी में ही रहने वाला है। वॉलेटिलिटी आती रहेगी। सऊदी, रशिया, ये दोनों अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, सो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये दोनों जगह से प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखने मिलने वाला है। सो ये लोग जानबूझ के प्रोडक्शन को नीचे ही रखेंगे, दे वांट हायर प्राइसेस। सो यहां से आपको कोई भी ज्यादा तेजी दिखने नहीं वाली है, सप्लाई बढ़ने नहीं वाली है और यूएस की सप्लाई घटने वाली है।
पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे मॉनेटरी टाइटनिंग के बाद 6 महीने बाद अगर ये टाइटनिंग ईजिंग में कन्वर्ट होता है तो ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी। सो ऑलरेडी हम प्री कोविड लेवल्स पे ऑयल की डिमांड आ गई है, 102 मिलियन बैरल, 150 मिलियन बैरल। सो अगर 6 महीने बाद यूएस में या यूरोप में रेट कट होते हैं या चाइना में कोई स्टिमुलस आता है तो ऑयल की डिमांड बढ़ के हो जाएगी 104 मिलियन बैरल, और ऑयल की सप्लाई घट रही है। सो मेरी राय में ऑयल मार्केट एक मेजर तेजी की दिशा में जा रहा है, और ऑयल प्राइसेस धीरे धीरे ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $100 टेस्ट करेंगे और WTI 95 से $98 टेस्ट करेंगे। ओपेक और नॉन ओपेक दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। तो जो ओपेक वाला है वो वाला एंगल कैसे प्ले करेगा, कि क्योंकि उनके पास भी तो अभी ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने का उनके पास भी एक बड़ा पावर है, और वो भी एक बड़े रोल प्ले करते हैं इस पूरे क्रूड के मार्केट में। आज रशिया के पास सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो है ऑयल, और रशिया या सऊदी अरेबिया, इवन फॉर दैट मैटर सऊदी अरेबिया, सो इनको अगर अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, अपनी इनकम, सो ये लोग ऑयल सप्लाई, आज सऊदी अरेबिया 13 मिलियन बैरल पंप कर सकता है, रशिया 12-12.5 मिलियन बैरल पंप कर सकता है। अगर ये लोग चाहे तो 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ा सकते हैं मार्केट में, बट ये लोग नहीं बढ़ा रहे। जब तक ये लोग ये बढ़ा नहीं रहे, जो इनके कोई आसार नहीं आ रहे, और इनफैक्ट अभी जो बात थी तो और भी कट करने की बातें कर रहे हैं। सो ऐसे में बढ़ाना तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। जैसा आप कह रहे हैं कि $100 जो है जा सकता है, तो कितना समय है, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ या कितने समय में ये हो सकता है, कितने समय में पॉसिबल है? कंजर्वेटिवली ये नेक्स्ट 4 से 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे सबको ये समझ में आएगा कि यूएस का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो जो प्रीमियम है वो जोर से शूट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, और आगे विंटर सीजन आ रही है। सो ऑलरेडी अगस्त, अभी अगस्त गया, अक्टूबर महीने से विंटर की जो रीस्टॉकिंग डिमांड है वो बढ़ती है। सो ऐसे हालात में ऑयल बहुत ही तेजी लग रहा है अब। और इकोनॉमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर यूएस इस तरह से करता है, तो जो फेड बोल रहा है, मैं इसको सोने के भाव से जोड़ के थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ, कि जो फेड बोल रहा है कि महंगाई को हम लोग कंट्रोल में रखेंगे और उसके लिए इंटरेस्ट रेट भले ही बढ़ाना पड़े तो हम लोग बढ़ाते रहेंगे, पर जैसे क्रूड वाला रोल महंगाई और सोने के भाव इसमें कैसे प्ले करेगा? मतलब अगर मैं भाव बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई बढ़ेगी इसे, क्योंकि क्रूड पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। और फिर जो फेड का कहना है कि हम लोग महंगाई कंट्रोल करेंगे, तो ये कैसे होगा वो मुझे थोड़ा समझाइए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है वीरेंद्र जी आपका। सो ये जो यूएस का भी जो इन्फ्लेशन है अभी, उसमें मेजर रोल है हाउसिंग का, जिसके कारण प्राइसेस और भी ऊपर दिख रहे हैं। दूसरा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत रोबस्ट है, जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो इसके कारण इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी। ये जो इन्फ्लेशन है सिस्टम में, ये रहने वाला है लंबे अरसे तक, आप समझिए। मेरे हिसाब से ये जो फूड इन्फ्लेशन और कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो बहुत टाइम तक रहने वाला है। उसका एकदम सिंपल रीजन है, मैंने जो आपको गोल्ड के इंटरव्यू में समझाया था, कि दर्शकों को $5-5 ट्रिलियन यूएस, $3 ट्रिलियन यूरोप, $2-2.5 ट्रिलियन जापान, $10 ट्रिलियन जो सिस्टम में छाप के डाल दिए है, तो कमोडिटी में कैसे मंदी होने वाला है? कमोडिटी में मंदी होने ही नहीं वाला है। पर ये सब जो हायर इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके कारण दूसरे कोई ना कोई कंपोनेंट, inflation is not just food inflation or commodity driven inflation. Inflation is also vehicle prices, inflation is also looking at the housing prices. तो भगवान ना करे वहां पे हाउसिंग प्राइसेस कोलैप्स हो गए तो क्या होगा? इन्फ्लेशन जोर से ड्रॉप होगा। सो आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग दैट, बट आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इससे, यस डेफिनेटली बढ़ सकता है, बट इट डजंट नेसेसरीली मीन कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड भी नीचे ही आ जाएगा। नो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद अगर हाउसिंग प्राइसेस कोलैप्स होते हैं और यूएस की इकोनॉमी कमजोर होनी चालू होती है, देन अगेन गोल्ड विल शूट अप। सो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, ये आपका जो अनुमान है वो राइट है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन गिरने नहीं वाला है, वो आप जो जो दर्शकों को बताना चाहते हो वो राइट है, पर उसके कारण गोल्ड में बड़ी मंदी आ जाएगी, छोटा मोटा फॉल आ सकता है, बड़ी मंदी आएगी ऐसा नहीं लग रहा है।
कुणाल भाई थैंक यू। एक और बात मैं बता दूं कि ये आइडिया भी कुणाल भाई का ही है कि इस तरह से हम लोग जो है नॉलेज सीरीज को शुरू करें। दोस्तों, इस तरह की नॉलेज सीरीज के हम और भी वीडियो लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप ये जो कमोडिटी मार्केट है इसको क्यों समझना जरूरी है और इसके पीछे के रीजंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कमोडिटी जो है हर व्यक्ति को सीधे इम्पैक्ट करती है, चाहे स्टील हो, चाहे क्रूड हो, चाहे सोना हो, कुछ भी कमोडिटी हो वो हमें सीधे इम्पैक्ट करती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको सही तरीके से ट्रैक कर सके।